चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका, रथ सतत चलता युगों से कार्यरत है जो। सनातन है प्रबल ऊर्जा, गति मेरा धर्म है जो। भ्रमण करना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी स्मृति सेवा न्यास के अंतर्गत डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यानमाला समिति द्वारा आयोजित 5 दिवसीय व्याख्यानमाला के तृतीय दिवस पर उपस्थित समस्त सुधीजनों का वंदन अभिनंदन। मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तमस से लड़ रहा, संकल्प उजाले का लिए कर्तव्य पथ पर बढ़ रहा। लेकर ऊर्जा अपार उत्कंठा की असीम, तमस का नामो निशान मिटाएगा। दिए का लक्ष्य है शुभ, विजय पताका फहराएगा। संघर्ष शिविर से करने में अपना वर्चस्व जगाएगा, अपना वर्चस्व जगाएगा। अपने अंतर में जहां असंख्य मणि मुक्ताएं छिपाए बैठी है, वही समय समय पर इसके आंचल में ऐसे नवरत्न भी पैदा हुए हैं जो चट्टान बनकर जिन्होंने समय की सीमा को राह को रोक दिया, जो अपने लिए नहीं वरन विश्व के लिए जिए, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए जिए। भारत माँ के ऐसे सपूतों की एक विशाल श्रृंखला है और इसी श्रृंखला के एक ज्योतिर्मान रत्न है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, कुमारी प्राची निंदेवकर। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। अति व्याकुला बुद्धि से गाओ कैसे यशोगान की गौरवालापना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। अति व्याकुला बुद्धि से गाओ कैसे यशोगान की गौरवालापना। कभी वासना थी लोकेशना की, जगाई कृति दीप्ति तेजस्वला। सहस्रों मनों में वही जागृता हो, उठे हिंदू स्वातंत्र की प्रज्वला। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना।
आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष के पद पर सुशोभित है माननीय सुश्री इंदु जी हेबाड़कर। आपकी जन्मभूमि इंदौर होने के साथ ही आपने मुंबई व नागपुर में भी शिक्षा ग्रहण की। विदेशी बैंक आदि से प्रस्ताव आने के बाद में भी आपने शिक्षा के क्षेत्र को ही चुना। आपने सन 1962 से 1985 तक उज्जैन की पीजीबीटी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। सन 1990 में भोपाल में राज्य शिक्षा संस्थान में संचालिका का कार्य देखा। लगभग 10 वर्ष की उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी है। वर्तमान में आप राष्ट्रीय सेविका समिति के सदस्य तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि होने के कारण आप विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी तथा रामकृष्ण मिशन इन संस्थाओं से जुड़ी है। आपका यहाँ स्वागत है। हमारी आज की मुख्य वक्ता माननीय सुश्री शमाजी कौल है। सन 1956 में श्रीनगर में जन्मी तथा कश्मीर में पली बढ़ी डॉक्टर शमाजी हिंदी की युवा कविता पर पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही साहित्यिक रुझान होने के कारण आज एक कवियत्री, कहानीकार, डायरी लेखक, उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। उनकी डायरी समय के बाद, कविता संग्रह बादलों में आग तथा उपन्यास दर्दपूर खूब चर्चित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपकी समीक्षाएं समसामयिक प्रश्नों, चिंताओं पर आलेख, टिप्पणियां विचारोत्तेजक रहे हैं। आप एक कुशल अनुवादक भी हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही समिति के अध्यक्ष अशोक जी आच्छा भी मंच पर उपस्थित हैं। ऐसे प्रतिष्ठित अतिथि द्वय को पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अतिथि स्वागत हमारी भारतीय परंपरा, इसके निर्वसन हेतु आमंत्रित करती हूँ श्रीमती किरण जी सोलंकी को। माननीय अध्यक्ष महोदया का पुष्पमाला से स्वागत करें। पापा, माननीय मुख्य वक्ता के स्वागत हेतु आमंत्रित है डॉक्टर श्रीमती वीर बालाजी छाजे। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1950 में पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में रचा गया सबसे बड़ा लिखित संविधान लागू किया गया, जिसमें 395 आर्टिकल 24 हिस्सों में बांटे गए। अब तक 110 सुधार हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि आर्टिकल 370 के तहत रक्षा, विदेश, वित्तीय, संचार को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में संसद का कश्मीर में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, जिसके कारण भारत देश में होने के बावजूद भी कश्मीरी नागरिकों को आधारभूत अधिकार, नागरिकता का अधिकार, मालिकाना हक का अधिकार आम नागरिकों से अलग होते हैं। आज इसी मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए हमारे मध्य उपस्थित है डॉक्टर शमाजी कौल। आपका विषय है हमारा संविधान एवं कश्मीर। डॉक्टर शमाजी कौल। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की पुण्य स्मृति को मेरा शत शत नमन। पूरी मध्य प्रदेश, विशेषकर उज्जैन की भूमि तथा महाकालेश्वर के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। आप सबको मेरा, आपके चरणों में भी मेरा प्रणाम, क्योंकि आप इतनी पुण्य भूमि, इतनी महान भूमि पर रहते हैं। और व्याख्यानमाला के प्रबंधन को सबसे पहले मुझे अध्यक्षा जी का अभिनंदन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम। मेरा विषय भारत का संविधान, कश्मीर का संविधान या कश्मीर, कुछ भी कहिए, अजीब दुर्योग कहे या संयोग कहे कि अभी जो अन्ना हजारे जी का अनशन हुआ, उसमें अनुपम खेर आए थे जो कि कश्मीरी है। उनके एक जो असंवैधानिक नहीं था, एक बहुत अच्छे सुझाव पर क्या बवाल किया गया, उनके घर
पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन होना चाहिए और उसको लेकर जो टेरर मुंबई में उनके घर के सामने उनको जो टेरराइज किया गया, क्या आपके दिमाग में वो कोई प्रश्न नहीं बनाता है? क्या वो बहुत सोचने की, वो बहुत चिंता की बात नहीं है? IBN 7 बार बार बता रहा है, क्लिप दिखा रहा है और वो शब्द बार बार प्रसारित कर रहा है जो अनुपम खेर ने कहे। उन्होंने कहा संशोधन की जरूरत है। और ये कौन लोग हैं जो वहां पत्थर फेंक रहे हैं? क्या ये सरकारी लोग नहीं है? क्या वो लोग नहीं है ये जो जिन्हें ये संविधान बहुत सूट कर रहा है, जिन्हें ये संविधान बहुत लाभकारी है? आप जरा सोचिए। मैंने पूरा एक लेख तैयार किया है इस पर। संविधान में अब तक बहुत संशोधन होते रहे हैं, तब तो ऐसा नहीं हुआ। तो अनुपम खेर ने अगर ये बहुत अच्छी बात कही, ये कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात भी नहीं थी, हमें इससे बहुत चिंतित होना चाहिए। मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर में जन्मी हूँ और अपने 34वें वर्ष में मुझे कश्मीर से बाहर निकाला गया क्योंकि मैं हिंदू हूँ, हिंदू होने के कारण। और हिंदू होने के कारण मुझे भारत के संविधान में भी कोई सुरक्षा नहीं दी, उसने मुझे नहीं बचाया। तो ये क्या चिंता की बात है? क्या मैं, जिसे संविधान ने कोई सुरक्षा ही नहीं दी, न भारत के न कश्मीर के, क्या मेरा फर्ज नहीं है कि देखना कि कहाँ प्रॉब्लम है? ये संविधान में प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, मैं यहाँ हूँ और संविधान की सबसे बड़ी चीज जो हमें वो देता है, वो हमें वोट करने का वो देता है, व्यवस्था देता है, वोट करने की सुविधा देता है। आज हम पूरे देश में बिखरे हैं। एक बहुत बड़ा चंक ऑफ जो एक्साइलीज है, जो शरणार्थी है कश्मीरी हिंदुओं का, वो जम्मू में शरणार्थी शिविरों में है और उसके अलावा अपनी नौकरियों के कारण, अपने दूसरे कारणों के कारण वो देश में अलग अलग जगहों पर, मुझे लगता है कुछ लोग तो यहाँ उज्जैन में भी है, पूरे देश में बिखरे पड़े हैं। और उसके बाद डायस्पोरा में वो पूरे विश्व में बिखरे पड़े हैं रोजी रोटी के कारण, अपने संघर्ष के कारण। और मुझे वोट का हक है और मुझे ये बताया जाता है कि कश्मीर में चुनाव है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ कोई अपना इलेक्शन पे उठा है और मुझे यहाँ से उसे डाक द्वारा वोट देना है। मुझे बताइए, ये क्या, ये मजाक नहीं है? वो तो वही है जिसने मुझे वहां से भगाया है। और अगर मैं यहाँ से उसे, एक तो मुझे डाक से डाक खर्चा भी करना, वोट देना उसे, फिर उसका क्या लाभ है मुझे? संविधान कैसा प्रश्न है? क्या किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं संविधान में? और संविधान में संशोधन करने की बात पर हम पर पत्थर मारे जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? दूसरी बात है, हम लोग हिंदू जो है, हम अभी एक सेंसस का एक वो आया, रिपोर्ट आई, उसमें जो आंकड़े बताए गए, जो संख्या बताई गई कि अब 1 अरब 21 करोड़ लोग हो गए हैं, इसका सीधा सीधा दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव हम हिंदुओं पर पड़ेगा। हिंदू सोचेगा कि मैं बहुत बढ़ गया हूँ, मैं देश का बहुत एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। और जो इस देश का विरोधी है, इस देश के वो अंदर से खोखला कर रहा है, जो वो इतराएगा कि मैंने पॉपुलेशन बढ़ाई है और ये क्रम जारी रखो। हिंदू आगे से क्या करेगा कि 2 बच्चों की जगह 1 ही रखेगा। मेरी आप सबसे विनती है, आप इन सब बातों, इन चिंताओं को देखिए। और पालनहार तो महाकालेश्वर है, हिंदुओं को खूब बच्चे पैदा करने चाहिए। कुछ नहीं तो 4, या अगर 4 नहीं हो सकते हैं तो 3 तो मिनिमम रखिए,
भविष्य बदल सकते हैं। क्योंकि हम, आप देखिए कैसी स्थिति है, अनुपम खेर के घर पे पत्थर पड़ रहे हैं और कोई आगे आ ही नहीं रहा है। अन्ना हजारी भी सफाई दे रहे हैं, IPN 7 भी सफाई दे रहे हैं, और अगर उस पर कार्रवाई करता, सरकार करता, वो लोग कौन थे? उन लोगों को जानिए, वो कौन थे? वो जो लोग थे, उन वहां से शुरू करिए अपना सोच। यहां से आप अपना चिंतन शुरू कर सकते हैं। मैंने जो लेख लिखा है, संविधान एवं कश्मीर, कश्मीर का संविधान, मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मैं कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस भाव अभिव्यक्ति के साथ अपनी तथा अपने समुदाय का विलय अनुभव करते हुए सर्वप्रथम उद्धृत करूंगी। रोवहु सब मिलकई, आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं पूरे भारतवर्ष में जिन्हें कोई होश नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। मैंने एक बार एक सज्जन से बात की और वे एक संगठन विशेष से भी जुड़े हुए थे। मैंने सोचा बहुत चैतन्य होंगे। बोले कि आप परिस्थिति विशेष के लोग हैं इसलिए ऐसा सोच रहे। मैंने कहा भारत, देखिए मैं कश्मीर से आई हूँ, कश्मीर मेरी चिंता नहीं है, भारत मेरी चिंता है, भारतीयता मेरी चिंता है, भारत की सभ्यता मेरी चिंता है, भारत की संस्कृति मेरी चिंता है, धर्म चिंता है मेरी, भारत का अध्यात्म मेरी चिंता है। और ये जो खराबी इसकी करनी शुरू की गई वो कश्मीर से, जो कश्मीर में हुआ वो पूरे भारत में फैला है, फैल रहा है और बहुत हद तक फैल चुका है। कुछ दिन पूर्व अमर उजाला में श्री गिरिराज किशोर का एक लेख पढ़ा मैंने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद नेहरू एवं अमेरिकी राजनयिक से बोला कि मैं अंतिम यूरोपीय शासक हूँ, आई एम द लास्ट यूरोपियन रूलर। अब इसमें शासक होना क्या बतलाता है? ये सिद्ध करता है कि स्वतंत्रता सत्ता हस्तांतरण था, ट्रांसफर ऑफ पावर। इसे हमें अपने दिमाग में बैठाना चाहिए कि इस समय भी अंग्रेजों का ही रूल पूरा चल रहा है। इसी आधार पर कहा जाता है गोरे अंग्रेज से काले, अभी टीवी पर एक कैप्शन आता था, काले अंग्रेजों को हराया, काले अंग्रेजों को वो किया। तो कुर्सियों पर बैठने वाले बदल गए, व्यवस्था का ताना बाना वही रहा। विदेशी, इस बात को भारतीयों को गंभीरता से समझाया जाना चाहिए कि वे आज भी परकीय धारावलियों से शासित किए जा रहे हैं। यहाँ से भारतेंदु को पुनः उद्धृत करूंगी ताकि अब और हम जान जाएं कि सचमुच संविधान के कारण स्वतंत्रता के बाद हमारे लिए कुछ नहीं बना। नई निततान सुनावे, अपने जाल में आप फंसावे, नित हमें करे बात सुन, क्यों सकी साजन नहीं कानून। जैसे कि अनुपम खेर को किया गया कि आगे वो जो बेचारे बहुत बोलते हैं, फ्रैंकली बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने वालों को दबाओ, उनका गला उनका आगे से बहुत डरेगा आदमी। मैं भी सोच रही थी कि मुझे संविधान पर बोलना है, तो मैंने कहा हे महाकाल मुझे शक्ति दो, मैं इस देश के लिए उत्पन्न हुई हूँ, मुझे इस देश पे बलिदान होना है, मैं क्यों डर रही हूँ। लेकिन इस तरह का काम जो पत्थरबाजी में किया, वो जो प्रिविलेज मोशन लाया गया महाराष्ट्र में, वो यही काम है इस सरकार के और इस संविधान के नाते। इस संविधान के खिलाफ कश्मीर में क्या क्या हो रहा है उसके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कहीं कोई हम लोग नहीं निकलते। और गिलानी का घर जो है कि भाई मौलवी नगर में है दिल्ली में, कोई नहीं निकलता, उसके घर पर थोड़ा पत्थर फेंके। जो बोलता है हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, जो बोलता है यहाँ सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा, और जो हजार जो बोलता है कि गिरानी का कच्चा तिरंगे से अच्छा, फरीदाबाद में उसका घर है, बहुत निरापद रहता है, बड़े मजे से भारत सरकार ने उसको सिक्योरिटी दी। कैसा देश है, कैसा संविधान है ये। इसके सारे बीज जो है मैकाले की उस रिपोर्ट में है, जहां निष्कर्ष
निकाल देते हैं कि भारतीयों को आप कोई भी भौतिक शारीरिक यातना देकर पछाड़ नहीं सकते, अतः इन्हें इनकी संस्कृति से काटो जिसकी आत्मा अध्यात्म है, इन्हें उस अध्यात्म से काटो, ज्ञान से इनकी सभी संपर्क काटो, और वो संपर्क है भाषा। तब इनका स्वाभिमान मर जाएगा, इनकी स्मृति काटो। अतः संविधान की व्यवस्थाओं के माध्यम से भारतीयों का राष्ट्र धर्म परिवर्तन कर दिया गया तथा उन्हें संस्कृति दर्शन से ओझल। अब 1953 में जो पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ उसे भाषाई राजनीति को जन्म दिया गया, क्योंकि वो तंत्र है हमारा। अब भाषा ने जो भाषा अंग्रेजी आई, आप देखिए, आप कभी आप बड़े गौर से देखना, जो भी ऐसा विषय हो, ऐसा विमर्श हो देश में, ऐसा मुद्दा हो देश में, अगर वो जो नीचे की तह पर ग्रासरूट पर समझा जाएगा लोगों को, जैसे हमारा धर्म को लेकर, आतंकवाद को धर्म को लेकर भी एक परेशानी है। धर्म विशेष आतंक का अपना धर्म है, एक धर्म ही मजहब है, वो एक मजहब विशेष की बात है। कई लोग कहते हैं ये आर्थिक विषमता के कारण है, मैं उन्हें यहाँ से बोलती हूँ धावे से, पूरे तर्कों के साथ, वो आर्थिक विषमता से नहीं उपजा है, वो एक मजहब व्यवस्था से उपजा है। ये जान लीजिए, आप अपने अंदर जो आपने भव्यता रखी हुई है उसे निकालिए, वरना आप अपने ही धर्म का, अपनी आत्मा का अहित करेंगे। तो इसलिए अब जैसे टेरर पर कोई बात करनी है, टेरर पर कोई पैनल डिस्कशन है, वो हमेशा आप देखेंगे अंग्रेजी भाषा में होगा, हिंदी में कभी नहीं होगा। और कभी कोई समाज की कोई परेशानी होगी वो हिंदी में होगी। समाज को अब संस्कृति को की बात कहनी है, अब संस्कृति को क्लीन करना होगा, वो बात हिंदी में, वो पैनल डिस्कशन हिंदी में होगा। आप ये देख लीजिए, मैं यहाँ से कह रही हूँ आपको, आप आजमा लेना, ताकि क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ हर प्राणी, गरीब आदमी ज्यादा ही धार्मिक होता है, इसलिए उसे ना पता लगे कि ये टेरर क्या है, ये टेररिज्म क्या है। ये बहुत बड़ी भयंकर साजिश है और ये भाषा से किया गया, ये भाषा के माध्यम से ये हो रहा है। भाषा के माध्यम से इतना बड़ा गैप रखा गया सत्ता में और लोगों में, जो इन्हीं कला से ऊपर का वो समझता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चुप है, क्योंकि वो अपनी सुख सुविधा में पड़ा हुआ, उसके पास धन है और धन का लोभ है, लोभ लाभ है उसका, वो क्यों मरे देश के लिए, मरने वाला ही गरीबी है और गरीब को समझ ही नहीं आ रही कि क्या कर रहा है ये देश, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है कांग्रेस। संविधान बड़े धूम धड़ाके से लोकार्पित हुआ कि अब समानता का नवयुग आएगा, किंतु आया एक काला युग, भीषण असमानता तथा भारत विरोध का युग। अब सिविल कॉमन कोड की मांग की ही बात लीजिए, यहाँ से साफ है संविधान में विकृतियां हैं, यहाँ से आपको समझ आएगा। इस संविधान की खूंटी के साथ गाय सदृश तंतु बांध दिए गए और एक मजहब विशेष को मुस्लिम पर्सनल लॉ अथवा बोर्ड बनाकर छूट दी गई। क्या मुसलमानों के तुष्टिकरण का आरंभ यहाँ से नहीं हुआ? उनकी सहिष्णुता, उनकी असहिष्णुता तथा उनके विशेष होने के भाव ने यहाँ से भी राज्य प्रश्रय प्राप्त नहीं किया। हिंदू के हिस्से में सिर्फ सहिष्णुता आई, खूंटी से बने रहने की सत्ता एवं संविधान की आज्ञा। निष्कर्ष में भारत का संविधान भारत भूमि, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, प्रजा, संस्कृति, सभ्यता, जीवन शैली, चिंतन पद्धति, विचार एवं आस्था के अत्यंत प्रतिकूल है तथा जो भारत से खार खाता है, भारत द्वेषी है, भारत विरोधी है, उसको बहुत लाभ पहुंचाता है। 3 जनवरी 1977 में 42वें संशोधन में संविधान सेक्युलर बन गया। ये दिन काला दिवस है। इसे देश की भारतीयता से भरी प्रजा को काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कौन लोग थे तब, वो भी अंग्रेजी में पारित हो गया। लोगों को पता, जिन लोगों को पता चलनी चाहिए बातें, देश में हो क्या रहा है, संसद में हो क्या रहा है, उन लोगों को पता ही नहीं चल रही है, अंग्रेजी है। वो भी बेचारे उसे कर रहे होंगे जो
बेचारे संघर्ष करें, और ज्यादा उसमें इस वक्त गुर्बत में जो पिस रहा है वो हिंदू है भारत का। संविधान का गणतंत्र हो या सेक्युलरिज्म अथवा समाजवाद, इन सभी औजारों से इस देश के, हाँ ये मुझे ये कहना, इसे इस देश की भारतीयता से बड़ी प्रजा को काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। उसी दिन से इस देश को आतंक का स्वर्ग तथा आतंकवाद को इसका भविष्य बना दिया गया इस सेक्युलरिज्म के हवाले से। संविधान का गणतंत्र हो या सेक्युलरिज्म अथवा समाजवाद, इन सभी औजारों से इस देश के हर नागरिक का नकदीकरण एक वोट में किया गया है। अतः संवैधानिक व्यवस्था ने वोट बैंक का एक सत्य संभव कर दिया है। इससे सिद्ध है कि इस देश के व्यक्ति को एक कायाकल्प किया गया। आप नोटों की गड्डियों की कल्पना कीजिए, हजार हजार, 500, 20, 10 इन नोटों की गड्डियों की कल्पना कीजिए। अब इस देश का नागरिक जानता है कि वो किस गड्डी का नोट है और उसका मूल्य क्या है, कितना मूल्य है। उधर से संसद की खिड़की से जब प्रधानमंत्री तथा उसकी सत्ता का गिरोह देखता है तो कोई नागरिक नहीं दिखता उसे। वोट दिखते हैं, मुसलमान वोट, दलित वोट, स्त्री वोट इत्यादि। अतः संवैधानिक धाराएं नहीं दरारें हैं। ये वो है, ये फ्रैक्चर्स है, ये पूर्ण रूप से एक अभारतीय व्यवस्था है। संविधान की पहली घोषणा है इंडिया इज भारत। क्या इसकी अर्थ ध्वनिया यहाँ तक कि सीधा अजरागत अर्थ षड्यंत्रकारी नहीं? क्या इसके लिखे जाने के समय भी कोई नहीं समझा वास्तव में ये इंडिया दैट वाज भारत है? भारत को विगत के रूप में वर्णित किया गया है। अतः इस संविधान ने विभेद, विखंडन तथा एक सांस्कृतिक कटाव पैदा किया है। देखिए, मैं संविधान की बुराई नहीं कर, मैं संविधान की समीक्षा कर रही हूँ और संविधान की समीक्षा हम सबको करनी चाहिए। इसके पेट से एक संकट पैदा किया गया, इसी संविधान के पेट से, जिसके संदर्भ में अनुपम खेर ने बोला होगा कि इसका संशोधन होना चाहिए। और वो संकट क्या है? धारा 370 के रूप में जम्मू कश्मीर का अलग संविधान, जिसने वही गुल खिलाए जो एक वर्ण संकट खिलाता है। यही से अलगाव का जलोद्भव उपजा। जलोद्भव और राक्षस था जो सतीसर में था और उसको मारने के लिए कश्यप ने तपस्या की। और ये जो 370 है, ये 370 के रूप में वो जलोद्भव आज फिर पैदा हुआ है। और इसको कौन पाल रहा है? कांग्रेस, जम्मू कश्मीर की सरकार, सेक्युलरिज्म, हमारा संविधान। इसको अस्तित्व में लाए जाने के पीछे जो कारण दिया गया वो था कश्मीर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बचाना, जिसे कश्मीरियत कहा गया, जो वस्तुतः जम्मू कश्मीर के बहुसंख्यक मुस्लिम कैरेक्टर के प्रभुत्व तथा उसको विस्तार देने के लिए था। जम्मू कश्मीर के संविधान में क्षेत्रीय अखंडता तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं रखे गए, यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सेक्युलरिज्म। अतः जम्मू कश्मीर का यह संविधान न भारत की क्षेत्रीय अखंडता नहीं धर्मनिरपेक्षता के लिए ही प्रतिबद्ध है। इन दोनों शब्दों को संविधान में लाए जाने के लिए जम्मू के विधायक श्री हर्षदेव सिंह ने संयुक्त प्रयास किया, मगर मजहबी तत्वों ने उसे बुरी तरह उसको बार-बार महाशक्ति ने मार के उससे बाहर निकाला, मार के उसको बुरी तरह बुरा हाल कर दिया गया असेंबली में। लेकिन इन शब्दों को वहाँ नहीं भरा गया, जबकि ये शब्द भारत में है और भारत के संविधान में ही इस संविधान की व्यवस्था है। अतः जिस प्रकार भारतीय संविधान एकता की बात करके व्यवहार में एकता नहीं बना पा रहा, उसी प्रकार कश्मीर का संविधान सांस्कृतिक विशेषता बचाने की बात कर कश्मीरी हिंदुओं को वहां से बाहर खदेड़ना संभव करता है। तब उनकी रक्षा भारत का संविधान, अब हम वहां से चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ हमारी भारत का संविधान हमें क्या कहता है? देखिए, हिंदुओं की बात, कश्मीरी हिंदुओं की बात हम लोगों को ब्लैक आउट कर दिया गया। हमारी बात किसी मीडिया में नहीं है, हमारी बात करना वर्जित है क्योंकि हम हिंदू हैं। और हम हिंदू, हमने 22 साल में अब देखा, पूरे भारत में देखा, पूरे हर चीज को बड़ी गहराई से देखा
क्योंकि जो परेशान होता है, जो आग में उबल रहा होता है, वही जानता होता है ये उबाल क्यों है, मुझे कितनी डिग्री पे तप रहा हूँ, कितनी आग है, कितना ईंधन है मेरे को जलाए जाने के लिए। वो इन सब चीजों को चिंतन करता है, वो सचेत हो जाता है। और ये इस चिंतन से हमने ये पाया कि भले ही आग को न लगे, लेकिन आग हर पूरे भारत में धीमी धीमी जल रही है। और आपको इस बात की चेतना अभी नहीं है, हो जानी चाहिए। अभी समय है, हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, क्योंकि हिंदू को, पूरे भारत के हिंदू को अजनबियत का शिकार होना पड़ रहा है। वो डरा हुआ है, उसे डर सौंपा गया है संविधान के माध्यम से। वो सोचता है कि मेरा संविधान मुझे लोकतंत्र दे रहा है, इसलिए मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसे नहीं है। अनुपम खेर पे उससे आपको सिद्ध हो गया। हमारी बात कहीं नहीं हो रही है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम निषिद्ध हैं, हम वर्जित लोग हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हम लोग बोलते हैं तो वो मीडिया कवर ही नहीं करता है, इसलिए हम सड़ रहे अपने शब्दार्थी शिविर, कोई सुनता ही नहीं। ये तो बहुत बहुत कृपा है महाकाल की। मैं कहती हूँ भारत, मध्य प्रदेश की और ऐसी बहुत सी संस्थाओं की, संगठनों की, जो हम लोगों को बुलाते हैं और हम आपसे निवेदन करके बोलते हैं कि हम कश्मीर के लिए चिंतित नहीं, हम पूरे भारत के लिए, हम आपके लिए चिंतित हैं। हमारा बलिदान जो है वो सफल हो, वो उस यज्ञ को, वो जो कश्मीरी हिंदू ने यज्ञ किया अपने बलिदान से, वो सफल हो, उसके पूरे फल मिले इस भारत को बचाने में। तो लेकिन वो तभी होगा जब आप भी चेत जाएंगे, जब आपका स्वाभिमान जाग जाएगा। आप स्वयं देखिए, अगर कहीं से मुसलमान के साथ कुछ होता है, मुसलमान क्या हल्ला मचा देता है, कैसे निकलता है, लेकिन हिंदू ऐसा क्यों नहीं करता है? उसे करना चाहिए, तभी संविधान में भी संशोधन संभव होगा। देखिए, लोग निकल गए तो लोकपाल बिल क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक सफलता तो एक ऐसा लगा कि जनता ने पाई। तो जनता को जागृति, जनता का समय है। सरकार तो डूब मरी है चुल्लू पर पानी में। कल ये कार्टून था उसमें, हिंदू द हिंदू में, मैं ये अपने से नहीं कह रही हूँ। तो मुस्लिम ये जो अतः जिस प्रकार भारतीय संविधान एकता की बात करके व्यवहार में एकता नहीं बना पा रहा, उसी प्रकार कश्मीर का संविधान सांस्कृतिक विशिष्टता बचाने की बात कर कश्मीरी हिंदुओं को वहां से बाहर खदेड़ना संभव करता है। तब उनकी रक्षा भारत का संविधान नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां सेक्युलरिज्म तथा समाजवाद है, जो दोनों ही मुसलमानों की रक्षा के लिए है। तथा जो भी गतिविधियां करें, चाहे देशद्रोह हो या सांस्कृतिक विघटन, उनके लिए संविधान का सेक्युलरिज्म एक छत्र प्रदान करता है। नपुंसक न्याय व्यवस्था उनके मानव अधिकारों की हर स्थिति में रक्षा करती है। कसाब और अफजल गुरु जैसी शर्मनाक बातें हमारे समक्ष है। अभी मैं पिछली बार मैं फरवरी में भोपाल आई और भोपाल में मुझे कार्यक्रम था। मैंने एक अखबार देखा, मुझे याद नहीं, जागरण था शायद, तो उसमें लिखा था नीचे कि एक आतंकवादी जिसने 8 खून किए थे, उसको बरी कर दिया गया, कोई सबूत ही नहीं रहा उनके मिला। तो कैसी न्याय व्यवस्था? ये जम्मू कश्मीर की बात थी। तो अब समझ सकते हैं आप कैसी सरकार है वहाँ। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, वहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा है, वहाँ इस्लामी सरकार चल रही है और उस पर केंद्र का पूरा भारत हस्त है। आप चलाओ जैसे चलाना है। ये न्यायपालिका की बात करेंगे। अभी वहाँ के चीफ जस्टिस रिटायर हुए, सभी लोग हल्ला मचा हुआ था, तो वो तो कश्मीरी लग ही नहीं रहे थे, वो तो भारतीय लगे, वो कोई अफगानी थे। तो ये कितना घुसपैठ है भारत में, और घुसपैठ ऐसी है कि फिर आप ऊंची जगह भी पहुंच जाते हैं। बहुत खराब स्थिति है। और भारतीय संविधान सेक्युलरिज्म बोलता है तथा जम्मू कश्मीर का संविधान सेक्युलर नहीं। इसी कारण कश्मीर का मुसलमान अलगाव की आकांक्षा पालता है।
तथा इस आकांक्षा को वैज्ञानिक भी मानता है। ये सब भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा सांस्कृतिक एक के संहार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अलगाववाद आतंकवाद का दर्शन है। जिस हिंसा एवं नरसंहार को खूंखार आतंकवादी जमीन पर संपन्न करता है, उसके पक्ष में अलगाववादी वक्तव्य दे उसके कर्म को राजनीतिक आकांक्षा बनाता है। महबूबा मुफ्ती आती बोलती, इतने लोग मर गए, आप उनकी मांगे मानो। ये तो पॉलिटिकल मांगे हैं। उनके आतंकवाद की कार्रवाइयों को वो पॉलिटिकल बताती है और राजनीतिक कारण बता रही है। अतः धारा 370 अलगाव और आतंक के लिए एक फ्री जंप है, एक छलांग ऊंचाई तक जाने की। अतः भारतीय संविधान को ये लचीलापन देना एक षड्यंत्र है, एक प्रयोजन है। इसकी सांस्कृतिक एकता, इसका प्रयोजन है सांस्कृतिक एकता, धार्मिकता तथा क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता को खतरे में डालना। मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी अमेरिका से कश्मीर स्टडी ग्रुप की। इसमें डॉक्टर जोसेफ शासबर्ग कहते हैं, जो मिनीसोटा विश्वविद्यालय के भूगोल के प्रोफेसर हैं, कि स्वायत्तता कश्मीर को वह सारे लाभ देती है जो इसे स्वतंत्रता देगी, बल्कि इससे ये लाभ भी होगा कि अतिरिक्त सेना अनुरक्षण का बोझ भी उसे नहीं पड़ेगा जो पूरी स्वतंत्रता से पड़ेगा। अब आप इसे सोचिए। मुझे ये यहाँ से ये कहना है, इसका प्रयोजन मेरे कहने का है कि आप ऑटोनॉमी का विरोध कीजिए। अभी सितंबर में मैं भोपाल आई थी, उस दिन भी मुझे आतंकवाद का पूरे भारत पर प्रभाव पर एक कुछ बोलना था, तो मैंने बहुत नई से बोला सबको कि आप उठिए, ये जो ऑटोनॉमी है, दिस इज फ्रीडम इन डिस्गाइज। ऑटोनॉमी के हमको लगता है चलो ऑटोनॉमी है तो कुछ नहीं है, थोड़े से ज्यादा वो दीजिए, लेकिन ये स्वतंत्रता है वो इस रिपोर्ट से साफ होता है जो मैंने आपके सामने पर शासबर्ग ने किया है। बल्कि इससे तो आपको क्या है कि सेना का जो भार है वो भी नहीं पड़ेगा, वो भारत सेना तो उनकी होगी, उनके लिए होगी, लेकिन उसका जो आर्थिक भार है वो भारत का पड़ेगा और आप पूरे आजाद होंगे। आजादी से आपको इतना लाभ है ही नहीं। तो ये जागने का समय है, कश्मीर को बचाने का समय है और कश्मीर को बचाएंगे हम लोग ही, कोई सरकार नहीं बचाएगी। एनडीए सरकार के समय जम्मू कश्मीर विधानसभा में ऑटोनॉमी विधेयक पारित हो गया जो अंततः संसद ने ठुकराया। क्या पता ये संसद में किसी भी समय पारित हो, जब आजकल जैसी देश विरोधी सरकारें हो, जब अलगाववाद प्रोत्साहित हुआ। ये संविधान की कमजोरी है जिसमें एक भूखंड के लोगों तथा शेष देश के मजहब विशेष के लोगों को समझाया कि वह एक अलग अस्मिता है। अतः धारा 370 भारत की संवैधानिक स्थापनाओं का नकार है, निगेशन है। यदि विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बचाना, जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाना आधार था, तो उस विशिष्टता के मूल बीज लोग हम कश्मीरी हिंदू घरों से बाहर क्यों हैं? हम तो कोर कश्मीरी है, सीड कश्मीरी, हम तो बीज कश्मीरी है, हमको बाहर क्यों किया गया? उन्होंने तो जो कश्मीरियत थी उसको पल्यूट किया, उसे करप्ट किया। जिस सभ्यता के हम थे, जिस भारतीयता के हम थे, उसके विरोध में खड़े होकर उन्होंने दूसरा मजहब अपनाया। सो दे आर नॉट द कंटिन्यूटी ऑफ दैट कश्मीरियत जिसकी वो बकवास करते रहते हैं। वी आर द कंटिन्यूटी ऑफ कश्मीरियत। अगर कश्मीरियत है कोई चीज, मेरे हिसाब से कश्मीरियत कुछ है ही नहीं। इट इज भारतीयता, इट इज इंडियननेस। वी आर द कंटिन्यूटी। हम आज से वहां के लोग हैं, मूल कश्मीरी है। और इस संविधान के तहत ऐसी घटनाएं घट रही है, ऐसी सुविधाएं हो रही है, तो आराम से हमें बाहर निकाल रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इनको बहुत भुगतना पड़ेगा इसके लिए, मगर कुछ नहीं भुगता हमने ही उल्टा। हमारे जो सारे जो आशाएं थी धराशायी हो गई। कुछ दूसरा ही दृश्य दिख रहा हमें और वो बराबर दिख रहा है, वो विद्रूप से विद्रूप होता जा रहा है। अतः शरणार्थी शिविर में हम क्यों हैं? अतः कश्मीरी हिंदुओं का
ये जाति संहार, ये जिनोसाइड भारत के संविधान की धारा 370 ने संभव कर दिया। संविधान हम भारतीयों की रक्षा नहीं कर पाया, उसकी धाराएं हमारे लिए निरर्थक सिद्ध हुई। सोचना चाहिए हमें कि 20-25 वर्ष पूर्व श्री वसंत साठे ने क्यों आवश्यकता महसूस की थी राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की, क्योंकि ये संविधान इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में सफल नहीं हुआ। उसमें वे सब लिखते हैं कि भयंकर भूलें निरावत की जा सके। भयंकर भूले से मेरा मतलब है जैसे भ्रष्टाचार। तो क्या ये सारी संभावनाएं, ये चीजें, ये धराने, ये दरवाजे उसी में तो थी ना। अब लोग जाग गए हैं, तब जाके कुछ हलचल हो रही है। कश्मीर के प्रति बुलबुल नीतियां ही इस बात का परिणाम है। डिक्सन अपने कुख्यात प्लान में ये सुझाव रखने से हिचकिचाता नहीं कि जम्मू कश्मीर और भारत के बीच धर्म के आधार पर एक और विभाजन चुपचाप करना चाहिए ताकि एक और शरणार्थी समस्या न हो। हमारे विस्थापन के बाद भारतीय संसद ने एक सशक्त संकल्प पारित किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसमें यदि कोई अनफिनिश्ड टास्क बचता है तो पाक अधिकृत कश्मीर को स्वतंत्र कराना। अब जब करगिल विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, तब उस संकल्प को सच में बदलने का स्वर्णिम अवसर था। हमारे राष्ट्र राज्य ने उस समय कोई कार्यवाही नहीं की। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय संसद में जो भी संकल्प राष्ट्रीय सम्मान तथा संप्रभुता की रक्षा में वापसी के लिए पारित किया जाता है, उसमें वस्तुतः कोई अर्थ न होकर वो मात्र नौटंकी होता है। भारत राष्ट्र एवं भारतीय जनता का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। चीन का स्टेपल वीजा का किस्सा भी इन्हीं निर्णयों के दुष्परिणाम है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की भूमि पाकिस्तान ने पहले ही चीन को लीज पर दे रखी है, जहां से वो भारत विरोध सैनिक तथा अर्धसैनिक काम कर रहा है। अभी 5 सप्ताह पहले की बात है, चीन के सैनिक घुसकर गांव दमचौक के निकट हो रहे विकास कार्य को रोकते हैं। गांव का एक व्यक्ति उदास मन से भारत से गुहार कर रहा है कि वे सच्चे भारतीय हैं तथा उन्हें उनकी भारतीय तथा भारत क्षेत्र को वहां बचाया जाए। एक टीवी चैनल पे आया, एक बौद्ध था, लद्दाख में बौद्ध लोग होते हैं, बहुत शांति प्रिय होते हैं। वो बेचारा बहुत कर रहा था कि हम भारत से गुजारिश करते हैं वो यहाँ आए, वो बचाएं, वो हमें बचाएं। उन्हें कोई पड़ी भी नहीं, यहाँ कोई भारत की कोई देख रेख ही नहीं। और उस पर क्या है कि वो आर्मी जनरल से ये वक्तव्य दिलवाते हैं कि कोई खतरा नहीं, खतरे की बात नहीं है, जबकि खतरा बहुत भयंकर है। और चीन और पाकिस्तान की आपको पता है क्या स्ट्रैटेजी है। अर्थात वहाँ के लोग शुद्ध भारतीय है। अब देखिए जम्मू का हिंदू और वहाँ कश्मीरी हिंदू भी है और लद्दाख का हिस्सा, ये कितनी बड़ी है, बहुत बड़ा गुण है हमारे लिए। तो भारत सरकार को कितना काम करना चाहिए जल्द से जल्द इस शक्ति के माध्यम से। बहुत बड़े पावर स्ट्रक्चर्स है, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है, जिससे वो कश्मीर के आतंकवाद को दबा सकता है। लेकिन वो इन दोनों जगहों को लिफ्ट नहीं देता है, क्योंकि सेकुलरिज्म के चलते कश्मीर का मुसलमान नाराज हो जाता है। और कश्मीर का मुसलमान अगर नाराज होता है तो भारत का मुसलमान नाराज होकर उसे वोट नहीं देगा। ये सारा गणित है। तो ये कितना भयानक गणित है, तो क्या इसे बदलना नहीं चाहिए हमें। तो अर्थात वहाँ के इधर से सरकार सेना अधिकारियों से वक्तव्य दिलाता है, वहाँ परेशानी वाली कोई बात नहीं, अतः उसे पड़ी है तो सिर्फ सेकुलरिज्म की तथा उसके अंतर्गत पल रहे उसके वोट बैंक की। जो देश विरोधी देश विरोधी है, अतः वास्तविकता ये है कि गद्दार नागरिकों को सरकार पाल रही है तथा राष्ट्रीय तथा निष्ठावान सांस्कृतिक भारतीयों का दमन कर रही है। सत्य यही है, संविधान ने भारतीयों को मूर्ख बना के रख दिया है। देखिए मेरी बात आप जान लीजिए, संविधान ने भारतीयों को मूर्ख बना के रख दिया है। और भारतीयों का बहुत अर्थ है, मैं अर्थपूर्ण शब्द बोल रही हूँ। और तथा 370 के जाए जम्मू कश्मीर के संविधान में कश्मीरी हिंदुओं का जिनोसाइड भी कर डाला और अब जम्मू को घेरा जा रहा है। आपकी सूचना के लिए
इसमें डेमोग्राफिक परिवर्तन तेजी से हो रहा है। प्रदेश जोर से, प्रदेश राज्य, प्रदेश सरकार जोरों से किंतु चुपचाप स्थल स्थल पर इस्लामी प्रभुत्व बढ़ा रहा है। यहाँ हिंदू देख देख कर सकते में हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा, क्योंकि न वो संगठित है तथा संविधान के सेकुलर धाराओं का विष वो पी रहा है, न ही उसे कोई परिचय प्राप्त है। अभी कल की बात है, कल बीजेपी के माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे और प्रसाद माया सिंह जी भी आई थी। उन लोगों ने पूछा, कश्मीरी हिंदुओं से बात की खुलकर कि क्या है सारा कुछ मामला, और उन्हें अच्छी तरह से बताया गया कि ये वोट तो ठीक है भैया, लेकिन बीजेपी जिसके ऊपर हमारा बहुत विश्वास है, उनके पास कश्मीर को बचाने का प्रोग्राम क्या है। और वो उन्होंने जब स्थितियां सुनी और जम्मू के हालात देखे, जम्मू के लिए, जम्मू में क्या हो रहा है, आप पीटी नहीं करेंगे, सड़कों के नाम बदल रहे हैं और हर कोई हिंदू चिंतित है और ये सोच रहे हैं कि यार ये मिटाएंगे, वो करेंगे, कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी क्यों डाले। कोई ऐसा नहीं करता है कि चलो 2-4 मरेंगे लेकिन कुछ तो दिखाएंगे हमको। ये बलिदान हो रहे हैं, ये बलिदान दे रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं। ऐसा कुछ चिंतन नहीं हो रहा है। इन दो या यही नहीं, पूरे देश में आप जागृति लाइए, अब पूरे देश में जा जाकर बोलिए लोगों को कि ये स्थितियां हैं। और अगर कश्मीर और उसके साथ अब जम्मू भी हो गया, जम्मू से भी लोग हो गया, फिर आप देखिए, आप कल्पना करिए स्थिति की क्या होगी। इन दो संविधानों के 2 पार्टों के बीच कश्मीरी हिंदू का जेनोसाइड हुआ, वो पिस गया, साबित नहीं बच पाया। दुख की बात है, जिनसे हमें नहीं थी, उस प्यारे नेता ने भी संसद में कहा कि जेनोसाइड शब्द प्रयोग में न लाया जाए। ये माननीय अरुण जेटली जी थे, उन्होंने कहा जेनोसाइड न बोला जाए, हिंदू कश्मीरी हिंदुओं का नहीं हुआ है। लेकिन मैं वो आपके सामने कोट करके देती हूँ, थोड़ा सा अनुदित रूप से मैं बोल रही हूँ कि इंटरनेशनल लॉ में जेनोसाइड किसे कहते हैं, वो सारी बातें कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई है और हो रही है। यही है सेकुलरिज्म तथा वोट बैंक। उन्होंने क्यों कहा संसद में ऐसा कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि उन्हें भी वोट की पड़ी है। यही है सेकुलरिज्म तथा वोट बैंक का प्रभुत्व। जबकि अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जेनोसाइड की परिभाषा देखें तो जेनोसाइड ही हुआ कश्मीरी हिंदुओं का। लगभग 1500 हिंदू विविध बर्बर तरीकों से मारे काटे गए। शरणार्थी, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक अशोक काजी थे, वो शायद विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। उन्होंने कहा जब कई लोगों को ऐसे मार दिया, लोग भाग गए, उनसे बोला कि हमसे कृपा करके बात करो, ये सेकुलरिज्म है, सेकुलर देश है, हमारा देश है, हमारा घर है, यहाँ हम हजारों वर्षों से यहाँ के लोग रहने वाले हैं, तो हमें क्या करना है। तो उसे कहा गया आप आओ, और एक जगह पे 4 नकाबपोशों ने उसे मार गिराया और उसकी जो लाश है उसको एक टोकरे में रखा गया और ऊपर से रखा गया, लिखा हुआ रखा गया, मिला जवाब यही करना है आपका। और अगले 19 जनवरी को लोग पागलों की तरह बात। तो स्त्रियों का बलात्कार कैसे हुआ, क्या क्या मैं आपको स्थितियां बताऊंगी। शरणार्थी होकर जहाँ वे तंबुओं में रहे, वहाँ सरकारी उपेक्षा, भयावह आसपास जहाँ जिस भूमि को कोई जोहर सांप और बिच्छू ही थे, वहाँ पर उनके टेंट किए गए। छोटे छोटे बच्चे बिस्तरे में और सांप ने आया काटा तो तथा हिंस्र जीवों के शिकार, भयावह ताप जिसके वो आदि नहीं थे, उनकी अनगिन जाने ली। कई लोग तो मतलब सैकड़ों लोग स्ट्रोक से मर गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इतनी गर्मी में कैसे जीना होता है। तथा संकट तथा जीवन की न्यूनतम सुविधाओं से भी वंचित सबने जेनोसाइड को पूरी तरह से लागू किया है। अब ये जेनोसाइड है तो इंटरनेशनल लॉ में इन्हीं चीजों को जेनोसाइड कहा जाता है। अच्छा, पैदा तो हम बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं तब से, क्योंकि पैदा करने की जो चीजें हैं और पैदा होने की जो गुंजाइशें हैं वो सब नहीं है हमारे पास। और मरना तो ऐसी दर है मरने की, आप पूछिए मत। और ये जेनोसाइड नहीं होती है, एक जाति संहार नहीं तो क्या है।
अपनी जिहादी आतंक की गतिविधियों में कश्मीरी मुसलमान विश्व को छद्म सेक्युलरों तथा बिके हुए भ्रष्ट बुद्धिजीवियों के द्वारा ये बताना चाहता है कि ऐतिहासिकता के संदर्भ में कश्मीर भारत नहीं, फासिस्ट मीडिया, अंग्रेजी वर्चस्व तथा भारतीयता के ज्ञान से कटाव के कारण इस महायुद्ध का प्रतिकार भारत भर की तरफ से न के बराबर हुआ। भारत की आम जनता के मन में इस झूठ के प्रसार से एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। वो था कि वही अपने मन में इस सोच को स्थान देने लगा कि वस्तुतः कश्मीर शायद भारत नहीं हो। बहुत लोग हैं, कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि क्या कश्मीर कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। मतलब ऐसा इतना एम्बिगुअस है और इस एम्बिग्यूटी को बढ़ाने का काम इन छद्म सेक्युलर टेररिस्टों ने किया और इसका विकृततम रूप हाल ही में सामने आया जब महामूढ़ अज्ञानी तथा भारत विरोधी तत्वों के हाथों बिकी अरुंधति राय गिलानी की बगल में बैठी बोली कि कश्मीर का भारत के साथ कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं। मैं यहाँ सचेत करना चाहती हूँ अपने सचेत भारतीयों को कि हिंसक आतंकवाद से कहीं अधिक खतरनाक है ये छद्म भौतिक आतंकवाद, स्यूडो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, जिसकी मिसाल आपके सामने अरुंधति रॉय है, आपके कुलदीप नायर है, आपके सज्जर है, राजेंद्र सज्जर, जिसका हृदय होता रहता है मुसलमानों के लिए, जिसका दाना नहीं उतरता है, मुसलमान बड़े परेशान हैं। और इस तरह के बहुत सारे लोग, आपकी बरखा दत्त है, आपका क्या नाम है उसका, बहुत सारे लोग हैं जो CNN IBN में आता रहता है, इस तरह के सारे लोग। तो ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है इसका उत्तर खड़ा करना अत्यावश्यक है, इसको रिस्पॉन्स देना, इसका एक रिस्पॉन्स खड़ा करना ये हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हम कर नहीं सकते हैं। हमें ये करना जरूरी है, ये अत्यावश्यक है, ये उस आतंकवाद से खतरनाक आतंकवाद है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कश्मीर का इतिहास भारत का ही इतिहास है। कश्मीर का लिखित, मैं आपसे इस संदर्भ में कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि कश्मीर कैसे भारत है। कश्मीर का लिखित इतिहास की बात कर रही हूँ। अब लिखित से पहले की तो बात छोड़िए, लिखित इतिहास की बात कर रही हूँ। कश्मीर का जिसका आपको संदर्भ राजतरंगिणी जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है और नीलमणि पुराण जो कश्मीर का बहुत ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है। कश्मीर का लिखित इतिहास स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा वहाँ की रानी यशोवती के राज अभिषेक करने के लिए आने की घटना से आरंभ होता है। अब कृष्ण ने कभी भी किसी का राज्याभिषेक नहीं किया, लेकिन कश्मीर के लिए वो स्वयं कहते हैं कि वो दिव्य भूमि है, वहाँ की यशोवती के सिर पर मैं स्वयं ताज पहनाऊंगा। और श्री भगवान कृष्ण कश्मीर आते हैं उनका राज्याभिषेक करने के लिए। भारत एवं कश्मीर के सभ्यतागत एकता का सबसे बड़ा सूत्र है सामूहिक चेतना, जिसके घटक हैं धर्म, अध्यात्म, मिथक, भाषा, तीर्थ, देवी देवता, दर्शन, काव्य शास्त्र तथा सौंदर्य शास्त्र। कश्मीरी भाषा संस्कृत गोत्रिजा है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कश्मीरी भाषा जिसका उद्गम ऋग्वेद है उसमें आज भी जूं के क्यों ऋग्वेदिक शब्द है और दुनिया भी है उन शब्दों के कारण। और ये एकमात्र कश्मीरी भाषा बची है जहाँ आपको ऋग्वेद के शब्द जूं के क्यों मिलेंगे और व्यवहार में लाए जा रहे हैं। और इस तरह से ऋग्वेदिक दुनिया भी है। कश्यप ऋषि के बच्चे जब पारस्परिक झगड़ों में पड़ जाते हैं तो ये समाचार नील जाते हैं कंठल, जहाँ कश्यप ऋषि उस समय हरिद्वार में तपस्या कर रहे होते हैं। कश्यप को अब देवी देवताओं का प्रादुर्भाव देखिए। राजा का प्रादुर्भाव होने पर श्री राम उन्हें हनुमान के कंधे पर बिठाकर भारत की सबसे पवित्र एवं सुरक्षित स्थली कश्मीर तुर्मुल में भेज देते हैं, जो स्पंदयुक्त एवं श्रेष्ठ उत्तर भारतीय क्षीर भवानी तीर्थ है। श्रीलंका से हनुमान जी एवं माता रागी की ये यात्रा भौगोलिक दृष्टि से शोध करने पर अत्यधिक प्रामाणिक सिद्ध पाई गई है। अब कश्मीर भारत नहीं है तो क्या है?
इससे ये भी सिद्ध होता है कि क्षेत्रीय अखंडता की कितनी सहज एवं सुदृढ़ थी कश्मीर एवं भारत की। कैसी इंटीग्रिटी थी दोनों में, भारत और कश्मीर की, जो आज इस तरह से तड़प रही है। नीलमत पुराण में बताया गया है कि कश्मीर भूमि स्वयं पार्वती की है, या उमा साहिब कश्मीरा। ये वहाँ उसमें एक श्लोक है, या उमा साहिब कश्मीरा। तभी हमने विस्थापित स्त्रियों का एक संगठन बनाया है। मैं अपने उसमें विस्थापित लोगों में मतलब एक हम कार्यकर्ता हैं, विस्थापित स्त्रियों के लिए हम काम कर रहे हैं। और उसमें हम सबसे बड़ी बात जो है उसमें राजनीतिक चेतना, जो संघर्ष चेतना राजनीति के संदर्भ में, भारतीयता के संदर्भ में है, उसको जगाने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। और हमने अपने संगठन का नाम भी कश्मीरा वाहिनी रखा है, जो या उमा साहिब कश्मीरा, उस कश्मीरा की वाहिनी जिसकी सैनिक मैं हूँ। और उस कश्मीरा वाहिनी की सैनिक मैं पूरी भारत की सैनिक हूँ। तो भारत से मैं उसे इंटीग्रेट करके भी रखूंगी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो दृष्टि नदियों के प्रति व्यक्त है, वही कश्मीर में भी है। या उमा साहिब कश्मीरा के बाद वितस्ता नदी, जिसका वर्णन स्वयं ऋग्वेद में भी है, नीलमत पुराण में उसके विषय में बताया गया है। सती देवी नदी विधवा कश्मीराया विनिर्गता, अतः सती स्वयं नदी है वितस्ता, जो कश्मीर में प्रवाहित हो गई। अब शारदा तीर्थ लीजिए, जो कि समुद्र मंथन से जुड़ी है, कि माँ शारदा देवी ने राक्षसों के चंगुल से छुड़ाकर अमृत कलश की रक्षा की। उनका तीर्थ आज पाक अधिकृत कश्मीर में जीर्ण अवस्था में पड़ा है, जिसकी स्थापना ही शांडिल्य ऋषि ने की थी। शांडिल्य ऋषि संपूर्ण भारतीय सभ्यता में एक गोत्र के प्रवर्तक ऋषि हैं। यही शारदा तीर्थ परशुराम से भी संबंधित है, कि जब उन्होंने वहाँ हरमुकुट गंगा की तलहटी पर स्थित एक स्थल पर तपस्या की, जिसका नाम रामरादन, राम की आराधना वहाँ की। और नाम उस स्थल का रामरादन, जहाँ राम की आराधना उन्होंने की, अर्थात जहाँ उन्होंने राम की आराधना की। अत्यंत दुर्गम स्थल है वो, और दुर्गम स्थल होने के कारण वो कल्चरल जेनोसाइड से बच गया। जिस समय हम वहाँ से निकले, उस समय भी उस जगह का नाम रामरादन ही बचा था। वो एक तीर्थ स्थल है, बहुत दुर्गम है, वहाँ कोई रह नहीं सकता है। सिर्फ घोड़े जब जाते हैं, जब तीर्थ यात्रा जाती है तो घोड़े जाते हैं। तो जैसे अमरनाथ की वो जो जिसपे अड़ंगा हुआ था, बहुत बड़ा बवाल हुआ था, और महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि यहाँ सन्यासी आएंगे, वो बच्चे पैदा करेंगे, इस तरह से पल्यूट करेंगे, इस तरह से हमारे जो हमने यहाँ बड़ी मुश्किल से इस्लाम कायम किया है, उसको दूषित करेंगे। जबकि वो जगह जो थी बाल्टन के तल पर, वो स्वयं में वो उपजाऊ नहीं है, वहाँ घास का तिनका नहीं उपजता। वहाँ हम एक दिन अमरनाथ जब गए, चांदनी रात में मैंने वहाँ पर एक आग जला के चावल पकाने की कोशिश की। मेरे साथ मेरे माता पिता थे, वो चावल गले भी नहीं, फिर ऐसे ही खाए हम लोगों ने, उनको भूख लगी थी। तो वो ऐसी स्थली को जब उन्होंने ऐसा रोला पाया, ऐसा झगड़ा पाया, ऐसा पंगा पाया कि यहाँ साधु सन्यासी आएंगे और वो बच्चे पैदा करेंगे। आप महबूबा मुफ्ती की भाषा को देखिए जरा। और हम जम्मू के हिंदू उस टक्कर में उठे और आस्था ने हमको जोड़ा। और मैंने ये पाया है आपके सामने में अपना एक निष्कर्ष, अपना एक प्रयोग जो मैंने किया अपने ऊपर, अपने जो धर्म के लोग हैं सहधर्मियों पर, कि हिंदू को भी अगर जोड़ेगी तो आस्था ही है, और कोई चीज हमें नहीं जोड़ सकती। हमें भी अपनी आस्था ही जोड़ेगी, अपना धर्म ही जोड़ेगा। और इस आस्था के कारण ही किसी संविधान पे, किसी केंद्रीय सत्ता, किसी इसके बिना भी भारत एक था, भारत आर्यवर्त था। वो सिर्फ सभ्यता के कारण था, वो उस आस्था के कारण था। और उस आस्था का वो हमारे अंदर अगर है, वही एक गोल्ड माइन है, वो हर हिंदू के अंदर अगर है, एक सोने की एक तार है जिससे हमारा मूल्य है। उस सोने की तार को हमें अपने भीतर खोजना चाहिए। जैसे हम नोट को देखते हैं, क्या इसमें वो तार है जिसमें वो वैलिड है, तो वो सोने की तार वो आस्था है, वही हमारे अंदर हमारा मूल्य है, उससे हम जुड़ सकते हैं।
और बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो ये कल्चरल जिनोसाइड से ये जो राम राधन है ये बचा। परशुराम शैव थे। कल्चरल जिनोसाइड के इस इस्लामी अभियान के अंतर्गत एक सत्य घटना बताना चाहती हूँ और कल्चरल जिनोसाइड से के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। क्या है ये कल्चरल जिनोसाइड? अभी हम लोग इलाहाबाद जाते हैं, इलाहाबाद में महाकुंभ होता है। अब इलाहाबाद क्या है, ये नाम क्या है स्वयं में? ये कल्चरल जिनोसाइड है। ये तो प्रयाग है, इसका नाम तो प्रयाग है। इलाहाबाद कहाँ से हो गया? ये तो हजारों वर्षों का पुराना नाम है इसका। तो ये कल्चरल जिनोसाइड नहीं है क्या? और हम इस कल्चरल जिनोसाइड के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे हैं और ऐसा हर जगह हुआ है। अभी रास्ते में आते हैं, आगे एक जगह आता है मारकंडा शाहाबाद। अब बताइए, मारकंडा तो सीधे सीधे है, ये हरियाणा की बात कर रही है कि शाहाबाद कहाँ से आया? लेकिन हम में हिम्मत है ही नहीं कि हम इस कल्चरल जिनोसाइड को रिवर्सल करें। तो ये जो इस कल्चरल जिनोसाइड के बताती हूँ कि वहाँ रेल शुरू हुई कश्मीर में, एक गांव से शुरू हुई जिसका नाम था राजवंशपुरम। राजवंशपुरम से जब सारे अखबारों में छपा कि राजवंशपुरम से रेल को ग्रीन सिग्नल किया गया, हरी झंडी दिखाई गई और सब मुसलमान सचेत हो गए। अरे राजवंशपुरम में पूरे भारत में लोग जान जाएंगे कि ये तो भारत का ही है, तो भारतीय है, तो संस्कृत का शब्द है। और विधानसभा में एक पारित किया गया कि इसका नाम तुरंत मतलब सरकारी तौर से उसका नाम बदल दिया गया, इस्लामीकरण किया गया। हम बेहोश कहाँ बैठे हैं? सरकारी तौर पर भारतीयता को मारा जा रहा है, उसका जिनोसाइड हो रहा है, उसकी संस्कृति नष्ट की जा रही है। और ये तो व्यवस्था है, संविधानों में उधर विधानसभाओं में हो रहा है और भारत की सरकार देख रही है, उसे ओके कर रही है और लोग वो आंख मूंद रहे हैं। तो ये राजवंशपुरम की घटना की बात कर रही थी मैं। इसी तरह से सेक्युलरिज्म के चलते भारत की भारतीयता के मतलब भारत ने विशेष ध्यान नहीं दिया, भारतीय लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। अब अनंतनाग का वर्णन ले, मैं कश्मीर का भारत के साथ जो संबंध है उसके प्रकाश में बात कर रही हूँ। जो आज के जो उनका आतंक का संघर्ष है जो वो कर रहे हैं, जिहाद के हम लोग इसे करना चाहते हैं, तो उसमें वो सबसे बड़ा काम क्या कर रहे हैं? भारत का जो जितने भी जो संबंध है, जैसे यही है राजवंशपुरम, अब ये साफ साफ है कि ये तो हिंदुस्तान है, तो इन चीजों को नष्ट कर रहे हैं। और ये अभियान मैं कहती हूँ कि ये वो भारत में ही नहीं, कश्मीर में ही नहीं कर रहे हैं। ये अभियान आपका अपना, आप देखिए अयोध्या, ये भी कल्चरल जिनोसाइड की बहुत भयंकर मिसाल है। बाबरी मस्जिद, व्हाट इज बाबरी मस्जिद? ये कल्चरल जिनोसाइड है। और कल्चरल जिनोसाइड तो सीधे जिनोसाइड से बहुत भयंकर होता है। और इसके साथ जो है हमारा संविधान है, इसका साथ दे रहा है, हमारी सत्ता दे रही है वोट बैंक के कारण। और वोट बैंक और लोकतंत्र के कारण, वो लोकतंत्र क्या है, मैं उसे लोकतंत्र नहीं कहूंगी, वो गिरोह तंत्र है, वो गिरोह तंत्र है। अब अनंतनाग में भी ऐसा ही हुआ है। अनंतनाग का इस्लामाबाद किया गया है, वो भी विधानसभा में पास हो गया है नाम। तो अभी एक राजतरंगी के बहुत अच्छे पाठक है, वो पटना के हैं, शत्रुघ्न प्रसाद जी, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया। बोले मैं अपने दामाद को लेकर जा रहा था, तो मैंने कहा भैया अनंतनाग की बस में बैठना। उन्होंने कहा अनंतनाग नहीं, इस्लामाबाद। उसने कहा इस्लामाबाद कब से हो गया? वो बोला कि आप कैसे जानते, आप तो बिहार से आए हैं। बोले मैं जानता हूँ क्योंकि ज्ञान रखता हूँ। अब ज्ञान से कहाँ कितना काटा गया है, तो दोष शिक्षा पद्धति का भी हमें उस ज्ञान से काटा जा रहा है, जिससे हमें भारतीयता की बातें पता चले और उसका बहुत बड़ा जो है संकट पैदा किया है भाषा ने, अंग्रेजी भाषा ने। तो
कश्मीर का भारत ही होना उस काव्य शास्त्र से साफ होता है। मैं वो सब बातें आपको बता रही हूँ जिससे आप ये समझें कि कश्मीर भारत ही है, भारत से अलग नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है हम लोग जो सीधे साधे भारतीय है उनको भी पता है शायद कि कश्मीर कोई भारत से अलग की चीज है, कि जितने भी संप्रदाय है वह साथ के साथ, काव्य शास्त्र की बात आपको बता रही है, जितने भी संप्रदाय है वे साथ के साथ कश्मीरी आचार्यों द्वारा कश्मीर में प्रवर्तित एवं विकसित हुए द्वारा, किंतु ये भारतीय काव्य शास्त्र कहलाए हैं, न कि कश्मीरी काव्य शास्त्र। क्यों? क्योंकि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा था वो समूचा भारतीयता के संवर्धन तथा संप्रेषण के लिए ही, भारतीयता के समग्र विकास के लिए ही। आप ध्वनि लीजिए, अलंकार लीजिए, अब इस काव्य शास्त्र के बारे में जो जानते हो यहाँ, रस, औचित्य, वक्रोक्ति, रीति, चमत्कार इत्यादि, इनके आचार्य देखिए आनंदवाचन, कुंतक, दंडी, वामक, कैयक तथा इनके टीकाकार, मम्मट, बटलोलक, ये सभी भारतीय सौंदर्य शास्त्र के विद्वान हैं, न कि किसी कश्मीरी सौंदर्य। कश्मीरी है सबके सब, कश्मीर में इन्होंने प्रवर्तन किया, लेकिन ये सौंदर्य शास्त्र कोई कश्मीरी सौंदर्य शास्त्र नहीं कहलाया, ये भारतीय सौंदर्य शास्त्र, ये पूरे भारतवर्ष के लिए है, ये पूरे भारतवर्ष में प्रसारित है। भरतमुनि के नाट्य शास्त्र की प्रथम टीका स्वयं अभिनव गुप्त लिखते हैं अभिनव भारती नामक पुस्तक में। यदि कश्मीरी पन कोई अलग अस्मिता होती, भारतीय अभिनव भारती होती, तो भारतीय एक सूत्र अस्मिता, भारतीयता एक सूत्र अस्मिता न होती, तो ये अपनी रचना का नाम अभिनव भारती क्यों रखते क्यों? अगर कश्मीरी कोई तब भी कोई अलग अस्मिता होती, जैसा कि वो लोग कहते हैं कि कश्मीर अलग ही चीज है भारत से, तब वो इसका अभिनव भारती नाम क्यों रखते, कुछ और रखते। स्वयं नामवर सिंह ने एक बार कहा कि मैं नाट्य मिलीनियम का यदि कोई पुरस्कार किसी को दिया जाना चाहिए तो वो अभिनव गुप्त को, क्योंकि उन जैसी प्रतिभा का भारतीयता को व्याख्यायित करने वाले के संदर्भ में विश्व भर में कोई नहीं। The most, the biggest Indologist in last millennium was अभिनव गुप्ता, जो कश्मीरी था, जिन्होंने तंत्रालोक लिखा। अतः कश्मीर भारत से अलग कोई अवधारणा ही नहीं, ये सहज चेतना धर्म आधारित सभ्यता सांस्कृतिक एक नहीं, बल्कि साफ तौर से धर्म ने संभव की थी। आस्था ने, जिसकी मैं बात कर रही थी, उत्पत्ति के बाद अजस्त और निर्बाध होकर अनंत काल तक बनी रही, सब पर यदि इस सब पर यदि गिरी तो संविधान की ही गाज। स्वतंत्रता के बाद भारत के साथ संपूर्ण विलय हुआ सब राज्यों का और जम्मू कश्मीर का भी समूचे कर्नाटक संगीत का आधार ग्रंथ संगीत रचना करके रचयिता पंडित शारंगदेव थे। अब जो कर्नाटक संगीत है उसके रचयिता कौन है? शारंगदेव, पंडित शारंगदेव कश्मीरी थे। और अभी भीमसेन जोशी जी पंडित स्वर्गीय जो थे, उन्होंने एक टीवी चैनल पे अपना साक्षात्कार 2 वर्ष पूर्व मैंने सुना, उन्होंने कहा अगर शारंगदेव न होते, संगीत भारती न होती तो मैं भीमसेन जोशी भी न होता। सारे विश्व में सारस्वत ब्राह्मण अपने मूल कश्मीर में प्राप्त करते हैं और मुख कश्मीर की ओर मुख करके गाते हैं नमस्ते शारदे देवी कश्मीर प्रवासी। अतः शारदा का प्रसार सुदूर दक्षिण तक में है तथा यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में भी दमोह के निकट मेहर में भी यही शारदा स्थापित है। ये इंटीग्रिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कैसे देवी देवताओं की ये होती थी और इनका अधिष्ठात्री देवियां बनाई जाती थी, उनका स्थापना की जाती थी। आदि शंकराचार्य कालिदी कांची कामाकोटी केरल से कश्मीर आए, वहां से वह शारदा माता की मूर्ति लेकर वहां गए और उनकी स्थापना कालड़ी में थी। लगे हाथों में ये भी बताना चाहती हूँ कि कालड़ी में जो शैव आचार्यों का अनुरक्षित अभिलेख है, मेंटेनेड रिकॉर्ड, वहाँ स्पष्ट तौर से अभिलिखित है कि जो आदि शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध है हफ्ता आदि न होकर क्रम से अपनी गिनती के थे तथा वहाँ रिकॉर्ड्स में लिखित है कि शंकराचार्यों की इस क्रमिक परंपरा में 30वें, 17वें, 27वें शंकराचार्य कश्मीरी थे। इस बात की पुष्टि कुछ समय पूर्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी की।
कि शंकराचार्य की परंपरा आदि शंकराचार्य से बहुत पूर्व की है। अतः इस सभ्यतागत एकता से, इस सिविलाइजेशनल यूनिटी से मैं निर्विवाद रूप से सिद्ध करना चाहती हूँ कि कश्मीर या जम्मू कश्मीर कोई अलग अस्मिता नहीं, अपितु भारत है तथा वहाँ की सभ्यता संस्कृति भारतीय है। सनातन धर्म वहाँ का मूल धर्म है, संस्कृत वहाँ की मूल भाषा है, भारतीय ज्ञान एवं दर्शन वहाँ का मूल ज्ञान एवं दर्शन है। अतः भारतीय संविधान विध्वंसकारी, विघटनकारी 370 के माध्यम से तबाही मचा रहा है। अंत में आपके समक्ष मैं बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ हम कश्मीरी लोग जो है बहुत भयंकर संघर्ष करते आए 22 साल तक, और अब एक स्थिति विशेष तक पहुँचे हैं, लेकिन संघर्ष बहुत है, खराबियाँ बहुत हाल हमारा खराब है। तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ जो प्रबुद्ध लोग हैं वो बहुत चिंतन करते हैं और बड़े ही निर्भीक लेखक हैं, निर्भीक वक्ता है। और इन्हीं निर्भीक लेखकों में एक व्यक्ति हैं श्री बृजकृष्ण दास। वो हमेशा नेट पे लिखते रहते हैं और उनकी पुस्तक आ रही है, और पुस्तक का नाम है पंचतंत्र ऑफ एग्जाइल, यानी शरणार्थी जीवन में उसका पंचतंत्र। उसमें वो पूरा ब्लैक ह्यूमर है, ब्लैक ह्यूमर से भरा हुआ है। मतलब मुझे अगर इस समय कोई आता है और बोलता है और ये तुमने संविधान, मेरे संविधान में मेरा हाल क्या कर रखा है, कैसे किसी की हिम्मत कर सकती है कि वो मुझे बोले तो संविधान का आदर कर दिया क्या मुझे संविधान में? घर छीना, संस्कृति छीनी, दौलत छीनी, जमीन छीनी, खेत छीने, प्रियजन छीने, मेरे अपने भाई की मृत्यु आतंकवाद के कारण हुई। क्या दे दिया मुझे ये संविधान? और उनकी जो उन्होंने 26 जनवरी को एक लिखा था, एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको उन्हीं की भाषा में सुनाती हूँ। 26 जनवरी a historical myth. 26 January 1950 is one of the most important days in nation history, as it was on this day that the Constitution of India came into existence, came into being, and India became a truly sovereign state. For 40 long years, less by 7 days, from 26th January 1950 to 19th January 1990, I continue to believe in each word of the Constitution of India as gospel truth and treated it as nothing short of a holy book to me. Its sacrilege at the hands of anti-national used to cause immense pain to me, being a natural secularist. आप शब्द पर ध्यान दीजिए, being a natural secularist, which Hindu happens to be. Being a natural secularist, it has strengthened my belief in secularism in view of honest to protect my life and property. My being from the minuscule ethnic group had never deterred me until the fateful day of 1990, that was 19th January. 19th January 1990, the Indian Constitution failed the litmus test. My home and hearth was looted and turned into rubble. My innocent brethren were brutally killed. The Constitution of India thereafter is nothing to me but an emperor in new clothes and image promise, while my murderers and looters were enjoying my miseries. My so-called protectors were celebrating as usual the naked emperor's images for 40th birthday at India Gate on the tune सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Peace be upon the dead soul of Indian Constitution. ये संविधान को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि.
इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। और अगर आपको कोई कुछ हो, कोई प्रश्न हो, आपत्ति हो, मुझे बताइए प्लीज, मैं आपके सामने हूँ। और इस स्क्रीन से हम दिखाएंगे आपको कि कश्मीर में क्या हो रहा है और क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें खड़ा होना, कैसे संविधान को वहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे उसको क्या हालत कर दी जाती है। और जितना वो उसकी धज्जियां, जितना वो तिरंगे का, आप मुझे बताइए, तिरंगे झंडे को लेकर सुषमा जी गई और अरुण जेटली जी गई और उनको वहां न लहराया देना वहां, क्या वो संविधान का अपमान नहीं है? वो संविधान का अपमान नहीं था क्या? और जो सरकार है उसने भी उस अपमान में जोड़ा, तो लोगों को तो वहीं खड़े होना चाहिए था। पूरे भारत में शोर, पूरे भारत में अंग्रेजी होनी चाहिए थी। देखिए, शांति के लिए आप शांति प्रिय हो, आप बड़े लगता हो आपको कि गांधीवाद से कुछ नहीं होगा, गांधी पांडी वो सब चीजें नहीं करेंगी। बड़ी स्ट्रेटजी से अगर भारत को आपको बचाना है, अगर आपको अपनी सभ्यता बचानी है, अगर बात इस शरीर तक क्यों होती, कोई बात नहीं थी, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं हमको हमारी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। ईश्वर, आस्था, धर्म, सभ्यता की लॉन्गेविटी, संस्कृति की लॉन्गेविटी, ये सब बचाने का हम पर। उसके बाद आता है परिवार, परिवारजन और अपना छोटा सा समाज, लेकिन बृहद रूप से हमारा बहुत बड़ा समाज, उसको बचाने का होता है हमको ये। और उसमें इस समय शांति वाली कोई चीज नहीं है, आपको स्ट्रेटजी करनी है। और स्ट्रेटजी यही है कि सारे हिंदुओं को यूनाइटेड होना है, एक होना है, जात पात की सारी बकवास छोड़नी है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आप स्वयं को बचाते हैं। हमें तो हमसे जो होना था हो गया, लेकिन आप भारत को बचाइए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। मैं ये आपके सामने दामन फैलाकर चाहती हूँ, आप एक हो जाओ। हालात खतरनाक है इस देश के, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और खतरा पग पग पर मंडरा रहा है, खतरा एक एक कदम पर, एक एक जन जन में मंडरा रहा है। आप देख लीजिए, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता में कई बार कहते हैं, मुझे लगता है यार क्या 2 बार के कहते हैं, या पश्यति स पश्यति। हे अर्जुन, जो देखता है वही देखता है, जिसे दिखाई देता है उसे ही दिखाई देता है, क्या आपको नहीं दिखाई देता है? नमस्कार। वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान के कयामत को भी और वहाँ के आवाम को भी ये मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए हासिल किया गया है और उसको इस्लाम के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहाँ से मुझे नहीं करेगा, मैं थोड़े दिन वहाँ से चलूँगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, अमेरिका का भारत नहीं करेगा, सोमालिया और कांग्रेस नहीं करेगी, इस्लाम करेगा।
नेशनलिज्म नहीं चलेगा, सुबायत कौमियत नहीं चलेगी, यहाँ इस्लाम चलेगा। और पाकिस्तान से हमारा क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान बना ही है इस्लाम के लिए, और उसको इस्लाम के लिए उसका इस्तेमाल करना है। और इस्लाम इस्तेमाल किस लिए करना है? कश्मीर को आजाद करना है, जम्मू को आजाद करना है, और पूरे भारत को आजाद करना है। ये एजेंडा है इनका। इट्स नॉट ओनली कश्मीर ऑन देयर एजेंडा, इट्स होल ऑफ इंडिया ऑन देयर एजेंडा। सो इट्स टाइम टू बी प्लीज गेट अप फ्रॉम योर लीव योर स्लम्बर। अपनी नींद छोड़ो, अपना आराम छोड़ो। मतलब ही नहीं है किसी चीज का। अगर आपको आज कमाई दौलत सचमुच अपने पुत्र प्रपौत्र तक रखनी है तो तब उठना है। अगर नहीं रखना, अगर आपने ये तय किया है कि ठीक है इस्लाम भविष्य है, तब तो ठीक, तब मैं कुछ नहीं कर सकती। तब क्या कर सकती? तब तो मैं यही कहूंगी कि हे भगवान, जब भारत पुनः भारतीय हो जाए तब तक मुझे कीट पतंगा बनाना, कीड़ा मकोड़ा में इंसान नहीं बनाना, क्योंकि इंसान के मन बनना होगा तो मुसलमान बनना होगा। मैं वो नहीं बनूंगी। अत्यंत सारगर्भित उद्बोधन में आपने भारत की दुर्दशा पर व्यथित होते हुए इसके हालात को सुधारने के लिए चिंतन मनन करने का आह्वान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष उद्बोधन हेतु अनुरोध करती हूँ माननीय सुश्री इंदु जी हैबाड़कर को। अध्यक्ष आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अशोक पातशाह जी, समिति के अन्य सदस्यगण और आज की प्रखर वक्ता सुश्री क्षमा कौल जी, जो कि बहुत बड़ी लेखिका है, बहुत स्पष्टवादिता से सत्य पर आधारित आपने आज जो हमारे सामने कश्मीर की स्थिति का वर्णन किया है। हम जो भारतवर्ष में रहते हैं, आपने सही कहा था कि हम जाग जाए, हम समझे तो सही कि उत्तर भारत में जो कश्मीर हमारा है, हम कह रहे हैं अरे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस समस्या को उलझा के रखा और उस कश्मीर की समस्या को इस प्रकार से संविधान द्वारा खतरा उत्पन्न किया जा रहा है। आज कितने स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा है। वास्तव में आज यहाँ के ज्यादातर बुद्धिवादी आए होंगे, चिंतन करने की बात होती है। देखिए ये समय ऐसा है। और एक बात होती है, 14 वर्षों के दिन डॉक्टर अम्बेडकर जी, जिन्होंने की संविधान निर्माण किया है और संविधान निर्माता कहलाते हैं, उनका जन्म दिवस है। आज उसको मनाया जाएगा। मनाइए, बात ये नहीं होगी। अपने देश में बहुत बड़े बड़े, बहुत त्यागी और बहुत ही शूद्र लोग हो गए हैं, इसलिए भारतवर्ष की संस्कृति जीवित है, जीवित रहेगी, जीवित रहेगी। विश्वास रखिएगा, भारत की आस्था, भारत की संस्कृति, यही तो उसकी मुख्य बात है, यही तो उसका जीवन है। बाकी भौतिकतावाद से टक्कर तो यही रहने वाला है। आपने आज कश्मीर का वर्णन किया है। देखिएगा, आप मैं अरुणाचल होके आई, विवेकानंद केंद्र गए थे, वहाँ से अरुणाचल के स्कूल में मैं वैल्यू एजुकेशन का सेमिनार लेके गई थी। उस अरुणाचल की स्थिति कुछ कम नहीं है। देखिएगा कि वहाँ पे एक दूसरे के गले में क्रॉस डाल के और क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। वह अरुणाचल आज हमारा है ये कहने वाले आज संसार के दूसरे देश है। आज हमारे यहाँ पे अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, ये जो पूरी ईस्ट की सिटी है, क्या हम उसके प्रति सजग हैं? हमको याद आ रहा है, हम लोगों ने अरुणाचल देश में ज्योति भी पूजा की थी। निवेदिता जी लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी। देखिएगा, वहाँ पे हम लोगों ने, आसाम के लोगों ने ये कहा था, वहाँ पूर्व बंगाल से जो यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद यही में समा जाते हैं, वो भी देने लगते हैं।
वह समय आने वाला है। मैं आप एक और 15 वर्ष पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं वहाँ पे गई थी। एक समय ऐसा आने वाला है कि शायद हमारा आसाम का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आज स्थिति क्या है? आसाम में भी जो संघर्ष चल रहा है, तो संघर्ष कौन सा है? मिजोरम में देखा क्या हमारे नक्शे कैसे बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से हमारे भारतवर्ष की सीमाओं को कुदेता जा रहा है, जिसको अपन कहेंगे दीमक लग गई है, दीमक। और इस दीमक लग के ये भारतवर्ष जो कि संस्कृति की दृष्टि से, जो भारतवर्ष इतिहास की दृष्टि से आज कितने सुंदर ढंग से मैंने बताया, उनके सामने में आपको क्या बोलूं, देखिएगा बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने जो मछली का वर्णन किया है, हमको जान जाना चाहिए। हम कॉमन मैन नहीं सोचते हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, आप बताइए तो सही। हम जिस क्षेत्र में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में है, तो आज का इंसान मानवता के स्तर से गिरा जा रहा है, उसको मानव उसमें मानवीय मूल्य लो। शिक्षा आज कैसी दी जा रही है, शिक्षा से हमको क्या मिल रहा है, हम उसको क्या बना रहे हैं? उठा के देश की मलाई हम विदेश भेजे जा रहे हैं, और उसमें हमारे यहाँ के 121 करोड़ देश विदेशों को हम संपन्न बना के हमारे देश को गरीब बना रहे हैं। आज मैडम ने कहा था हमारा मध्य प्रदेश गरीब है, फलाना गरीब है। गरीब कौन बनाया? आपने बहुत मानने की बात एक कही, देखिएगा मैं आप लोगों को अवेयरनेस के लिए कह रहे, सब भाषण संसद में अंग्रेजी में भाग रहा है, सब अंग्रेजी में डिस्कशन होता है। अरे मेरे देश के 121 करोड़ में से कितने तो लोग देहातों में रहते, 80% लोग क्या वो अंग्रेजी जानते हैं? वो तो उस डिस्कशन की बात ही नहीं चाहते। अभी परसों के इसमें उन्होंने कहा था कि ये क्या चल रहा है, अभी तो आंदोलन वगैरह चल रहा, तो किसी एक सामान्य व्यक्ति को बोला भ्रष्टाचार की बात चल रही है, तो कम से कम अपने तक तो ये कहे कि हम ये नहीं करेंगे। आज हर बात में कॉमन मैन को चलना पड़ेगा। देखिए विवेकानंद केंद्र से वास्तव में मैं जुड़ी हूँ, उसका कारण आपको बता रहे हैं, उनका युवा ही युवा अभियान। आज यंगर जनरेशन को चेताना बहुत जरूरी है। आज अपनी क्या टीवी बता रहा है, हमारी यंगर जनरेशन को कहाँ ले जा रहा है, हमारा युवा क्या वो बनने वाला है? जो आपने बात संस्कृति की कही, सभ्यता की कही, कितने तो उदाहरण दे दिए। आज अरुणाचल में हमारे शंकर भगवान कैलाशवासी जिसको कहते हैं, कैलाश में रहने वाले शंकर भगवान वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ की सूरज उगता है बहुत जल्दी। तो ऐसी स्थिति में सुबह 3 बजे, रात को 3 बजे सूरज वहाँ पे उगता है। देखिए वो कैलाश पर्वत, वह अरुणाचल हमारा, जहाँ शंकर भगवान थे, जिनके सुपुत्र जी गणेश थे, चारों तरफ इनकी जो चक्र हमारे भगवान है, ये हमारी संस्कृति है, इसकी रक्षा कौन? बात आपने संविधान की बात ये होती है, संविधान को बदलना इतना मैडम आसान होगा नहीं शायद, क्योंकि जो बैठे हुए विद्वान लोग सरकार चला रहे हैं, वो सरकार की स्थिति है जिसका वर्णन आपने अभी कर दिया है। उनको बदलना सामान्य व्यक्ति के हाथ में है, और सामान्य व्यक्ति को जो शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा में क्या हो रहा है हम आप जानते हैं। क्या देश आज हमको जागना बहुत जरूरी है, आज हमारी संस्कृति की रक्षा करना बहुत जरूरी है। आज जिस क्षेत्र में भी हम है उसमें हमको उठा के, यदि हम युवा है तो सोचो भारत के बारे में, यदि हम थोड़े बड़े हो गए हैं और प्रौढ़ है तो सोचो क्या चल रहा है देश में। आज हम बच्चे हैं तो बच्चों को संभालिए और आगे के भारत का दर्शन कराइए, तभी जाके ये देश जो है, ये देश कभी भी किसी भी प्रकार से कोई इसके ऊपर हावी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम आध्यात्म पर आधारित है। हमारी जड़ी स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्मिकता है, संस्कृति है, हम भारतीय है। बात आपने अभी जो कही थी संघर्ष की, हम एक है वाली बात, जब हमने सेक्युलरिज्म को स्वीकार कर लिया है तो सेक्युलरिज्म के अंतर्गत आने वाले धर्म के अन्य धर्मों के लोग भी ये माने कि हम भारतीय हैं,
और राष्ट्र का पहले सोचे, बाद में धर्म का सोचे, तभी ये सेक्युलरिज्म तो काम दे सकता है। अन्यथा फिर आप जो बात कर रहे हैं मैडम, वह भारतवर्ष जो है अंततः अमर है, अमर रहेगा, हमारा भारत अमर रहेगा, इसमें कोई दो मत है। आपने बहुत सुंदर करके बहुत सत्य घटनाओं का उल्लेख किया। मैं आपको क्या बताऊं, पूरे भारतवर्ष में घूम के और ऐसे लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। ये गरीब झोपड़पट्टी में रह के आज नमक रोटी खा रहा है, और आज हम होटल में जाके और वहाँ पे कैबरे आदि डांसेस करके मजा। ये जो आपने बोला था, यहाँ पे हमारे यहाँ पे इतना बड़ा एक गैप बन गया है, इतना बड़ा दीवार बन गया है, बड़े बड़े कुछ कर रहे हैं, पैसे वाले भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, और छोटे छोटे पता नहीं अपने आंसुओं को छिपा रहे हैं। ये मेरा भारत देश है, इसको यदि बदलना है तो हम लोग को जागना पड़ेगा, हम लोग को जागना पड़ेगा। ये बात आप कही है, केवल कश्मीर की नहीं है, ये बात स्टेट स्टेट की है। आज इमेजिन कीजिए कि हर राज्य में परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई है, जनता में जागृति उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। मैडम क्षमा कौल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि आपने कश्मीर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की जो स्थिति है, जो एक अराजकता फैली हुई है, पता नहीं सामान्य व्यक्ति को लगता है हमको क्या करना है। अरे आपको क्या करना है, जैसे आपने फिर इच्छा व्यक्त कर दी कि रे भगवान, जब भारतवर्ष हुआ सोच के आएगी तब तक हमको चीटियाँ और कीड़े मकोड़े बनाओ नहीं, हमको तो फिर मनुष्य का जन्म दो, ताकि संस्कृति की रक्षा में हम भी अपना योगदान दे सके। कीड़े मकोड़े नहीं, हम मनुष्य करते और इस संस्कृति की रक्षा में कुछ तो करो। एक बात होती है जीवन में बहुत बड़ा काम करना, ये बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों का काम होता है जो कि हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ छोटे छोटे काम करके इस देश की रक्षा करना यह हमारा काम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका सुनते, और एक आपने विचार की दिशा हुई बात संविधान की है। हाँ, मेरे को लगता है उन्होंने एक वाक्य संविधान में बदल कर कहा था तो इतना वो हल्ला मच गया। आपने बहुत कुछ संविधान के बारे में कहा है, तो पता नहीं इस संविधान के बारे में चिंतन करने वाले ऐसे लोग भी यहाँ पे जागरूक हो जाए। कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, सेक्युलरिज्म की व्याख्या करें। आप जो आज बता रहे हैं देश की स्थिति वास्तव में उसके माध्यम से बहुत ही बदलती जा रही है, और आज का बहुत ही अस्त व्यस्तता का माहौल है। इसको सुधारने के लिए हमको जागरूक होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत दिशा किया। आज डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यानमाला का उद्देश्य ये है, समय जब राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, आज काले अंग्रेज हो रहे हैं, आज वास्तव में हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी और अंग्रेजी शिक्षा, और देहात में बच्चों को नहीं आता, लेकिन उनको हम अंग्रेजी पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे अंग्रेजी का तो एक मंदिर बना हुआ है, देखिएगा एक स्टेज में। मुझे ऐसे कहना है, इससे हमको कुछ शिक्षा लेना सख्त जरूरी है, हमारी राष्ट्रभाषा होना सख्त जरूरी है। इसके लिए चैतन्य प्राप्त करना किसी भी संगठन क्या हो जाए, राजनीति में, सामाजिक सुधार के। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की स्मृतियाँ लंबे समय तक हमारे मन में रहेंगी भी, किंतु इस व्याख्यानमाला के उज्जैन वासियों और आपसी संबंध भी स्थायी रहकर स्नेह वृद्धिंगत होता रहे। इस हेतु समिति के अध्यक्ष श्री अशोक जी से आस्था से निवेदन करती हूँ कि अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें।
आवश्यक सूचनाओं से अवगत करवाना चाहूंगी। कल दिनांक 13 अप्रैल को डॉक्टर महेश चंद्र जी शर्मा, राज्यसभा के पूर्व सचेतक, इनका व्याख्यान होगा। आपका विषय है राष्ट्र जीवन की दिशा, एकात्म मानववाद। इसमें अध्यक्षता करेंगे सेवानिवृत्त कर्नल राजकुमार सिंह जी। राष्ट्रीय विचारों का साहित्य विक्रय हेतु बाहर उपलब्ध है। पिछले 25 वर्षों के कुछ प्रमुख व्याख्यान तथा इन 5 दिवसों के व्याख्यान की सीडी 4 सीडी 17 तारीख के पश्चात संघ कार्यालय आराधना वस्तु भंडार में उपलब्ध रहेंगी। आप चाहे तो अपनी इसकी बुकिंग आज ही करवा सकते हैं। इसका मूल्य 100 रुपये रहेगा। 5 दिवसीय व्याख्यानमाला की वीडियो सीडी भी संघ कार्यालय में उपलब्ध है, आप इन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में आभार प्रदर्शन हेतु सचिव महोदय राजेश जी पाटीदार आमंत्रित हैं। डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यानमाला समिति की रजत जयंती वर्ष पर आयोजित इस 5 दिवसीय अनुष्ठान में भारत के भाल प्रदेश में स्थित जम्मू से महाकाल या हरसिद्धि की पावन नदी में पधार कर उसकी क्षमा खोलने हम नगरवासियों को सौभाग्य में होती थी। सभी नगरवासियों की ओर से व्याख्यानमाला समिति की ओर से उनके प्रति सतत नमन और आभार। साथ ही नगर की निर्दंड शिक्षा भी डॉक्टर इंदुमती हेवालकर दीदी की अध्यक्ष आशीर्वाद आज नवरात्रि की संपूर्णता के अवसर पर हमें प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें ऐसा समय दिया, इसके लिए हम उनके प्रति आभारी है। पंडाल में उपस्थित बुद्धिजीवी श्रोताओं और के प्रति भी समिति कृतज्ञ है। इस संयुक्त मांगलिक अनुष्ठान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी जनों का प्रति कोटि आभार करना है। राष्ट्रगीत हेतु आमंत्रित करती हूँ कुमारी यामिनी पांडे एवं नवधा सोनी को। वंदे सुजला
माता की